वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक बहाली सेकेंड फेज़ में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर मेरे इन सारे वीडियो को आप वॉच करें। साथ ही इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको NCERT और SCERT आधारित प्रश्न का एक सीरीज मिलेगा। साथ ही आपको वन लाइनर बहुत सारे फैक्ट्स जो NCERT और SCERT कवर है। NCERT और SCERT के बुक आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक स्टडी करना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार PRT हो या TGT हो, PGT हो, सभी में पूछे गए थे। समय आपके पास काफ़ी कम है, लगभग आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं। तो इस 30 डेज में आप 6 to 12 तक जितना बुक कवर करने की कोशिश करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप कवर ना कर पाएँ। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि आपको उस बुक को वन लाइनर फैक्ट में कैसे जल्दी से जल्दी हम कवर करवा दें। साथ ही आप कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास के टेलीग्राम जब ज्वाइन आप कर लेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा PDF का नोट्स, PDF में नोट्स, तो आप वहाँ भी नोट्स का स्टडी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आज क्लास 6 वाला हमने एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर रखा है जो आपके इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज ज्योग्राफी का भी पार्ट कंप्लीट कर दिया इस वीडियो के साथ, और अब जो भी सिलेबस बचे हुए हैं साइंस का क्लास 6 का, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आज का हमारा 3 लेसन हम लोग देखेंगे। एक लेसन है हमारा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पहला लेसन है हमारा, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। दूसरा लेसन है पृथ्वी की गतियाँ। दूसरा लेसन है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। और तीसरा लेसन है हमारा मानचित्र। और ये लेसन किस में है कवर किए हुए हैं? NCERT में। SCERT में बिहार रिलेटेड कुछ ज्योग्राफी का फैक्ट क्लास 6 में दिए हुए, उसको भी हम लोग कवर ऐसे कर लेंगे, लेकिन NCERT क्लास 6 इस वीडियो के साथ आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग इसमें देखेंगे लगभग 26 पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक्सिस किसे कहा जाता है। से एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, एक्सिस अक्ष कहते हैं। ग्लोब में झुकी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपने जब ग्लोब देखा होगा, जब आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब के पिक्चर में आपने देखा होगा कि इस तरीके से उसमें एक सुई के जैसा लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यह सुई इंडिकेट करता है 0 डिग्री देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को। आगे इस पर बात करेंगे। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरता है वह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होता है। देखिए यहाँ पे ग्लोब पर 2 बिंदु, एक बिंदु इसको A मानिए और एक बिंदु इसको B मानिए। ये आपका ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है, और B जिसे हमने इंडिकेट किया है ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव अवस्थित है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चलिए, यहाँ पे क्या हमने कहा कि 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजर रहा है वह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं 3rd नंबर। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी के जैसा ही, यानी यहाँ पे एक गति हमें प्राप्त हो रहा है कि पृथ्वी की जो गति है वह किस तरफ से ये घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यानी सूर्य का जो परिक्रमण करता है पृथ्वी, वह किस डायरेक्शन में करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए यहाँ पे 4 नंबर जरा देखते हैं। जिस तरह ग्लोब में सुई होता है, हमने ग्लोब की सुई को इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि समझने में आसानी होगा। अब देखिए कि ग्लोब में सुई कहाँ होता है। अगर आपने ग्लोब देखा है तो ग्लोब की जो सुई होती है इस तरीके की सुई होती है। तो ग्लोब में जो सुई होता है उसी तरीके से एक काल्पनिक रेखा जिसे देशांतर कहते हैं, यानी ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं इसे हम लोग देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इसे देशांतर का मतलब क्या होता है, यानी जो देशों में अंतर बता दे, यानी जो देशों की बाउंड्री लाइन को तैयार कर दे, देशों की सीमा को तैयार कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें, चीन की बात करें या अमेरिका की बात करें, सभी देशों से देशांतर क्रॉस करते हैं। पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या 360 है। पृथ्वी पे कुल देशांतर की संख्या कितनी है? 360 है। अब ये प्रश्न आता है कि 360 ही क्यों है, कम क्यों नहीं है, ज़्यादा क्यों नहीं है? तो पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ 0 डिग्री देशांतर को इंडिकेट किया है, या जब हमने 0 डिग्री देशांतर को इंडिकेट किया तो अब आप यहाँ समझिए कि पृथ्वी 2 भागों में बट गई। एक भाग इधर और एक भाग इधर। अब बताइए कि ये अगर इसको आप हाफ सर्कल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। तो जब आप हाफ सर्कल मानेंगे तो 180 डिग्री का पिक्चर इधर दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री का पिक्चर इधर दिखाई दे रहा है।
अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर खींचा जा सकता है। तो अगर यहाँ प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर खींचा जाएगा तो 180 देशांतर इस भाग में और 180 देशांतर इस भाग में, टोटल हम लोग खींच सकते हैं 360 देशांतर। ध्यान रखिएगा कितना देशांतर खींच सकते हैं, 360 देशांतर। अब यही बात कहती है कि जो देशांतर, चाहे वो 0 डिग्री का देशांतर हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री का हो या 10 डिग्री का, अगर 10 पे खींच रहे हैं तो दोनों तरफ 10 ही 10 का पैरेलल खींचेंगे, अगर 60 पे खींच रहे हैं तो दोनों तरफ समानांतर होगा, 60 पे ही खींचेंगे। तो जो भी लाइन, ये सभी देशांतर जो हम खींच रहे हैं, ये सभी क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखिएगा, देशांतर एक कैसा लाइन है, काल्पनिक लाइन है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि देशांतर तो हमने खींच दिया उत्तर से दक्षिण। देशांतर कैसे खींच दिया, उत्तर से दक्षिण। अब पृथ्वी पर एक और लाइन खींचा जाता है जो दूरी को बताता है, और साथ ही जो दूरी को बताता है, तो चलिए यहाँ पे एक और लाइन खींचा जाता है, उस लाइन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। उस लाइन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि देशांतर के जैसा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे इक्वेटर सर्कल कहते हैं। देखिए अब एक पिक्चर फिर हम खींच रहे हैं यहाँ पे, इसको जरा समझिएगा। इस पिक्चर को जब हमने खींचा तो ये लाइन हमारा देशांतर था, ये 0 डिग्री देशांतर था, 0 डिग्री देशांतर था। ठीक इसी तरीके से जहाँ पृथ्वी के बीचों बीच, यानी इस देशांतर लाइन के बीचों बीच, अगर इस पॉइंट को हम O मानते हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींची जाएगी बीचों बीच, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर इसे A मानते हैं, इस बिंदु को, और इस बिंदु को B मानते हैं, तो हमारा ये पूरा जो लाइन आप जो देख रहे हैं, ये कौन सा लाइन हो गया, विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा क्या करता है, विषुवत रेखा करता क्या है कि अब पृथ्वी को इस तरीके से गोलार्ध में, स्फेरिकल में बांट देता है। देखिए ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे आइए तो ये आपका हो गया क्या, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 2 गोलार्ध में पृथ्वी बट गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है कि ये 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक इसी तरीके से विषुवत वृत्त भी क्या है, एक काल्पनिक वृत्त है। विषुवत वृत्त भी क्या है, एक काल्पनिक वृत्त है, और देशांतर भी क्या है, एक काल्पनिक वृत्त है। अब आगे चलिए देखिए यहाँ पे, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर सर्कल, इक्वेटर सर्कल से विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्त, समानांतर रेखा कहे जाते हैं। वही बात हमने कहा कि जो भी अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर खींच रहे हैं और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में अगर 10 डिग्री का स्केल लेकर चल रहे हैं, तो नीचे भी हमें दक्षिणी गोलार्ध में 10 ही का लेकर चलना पड़ेगा। ये क्या हुआ, समानांतर वृत्त हुआ। और सभी जो वृत्त होते हैं, सभी जो अक्षांश होते हैं, वह क्या होते हैं, एक वृत्त होते हैं। और अक्षांश और देशांतर जहाँ पे क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो वहाँ ग्रिड का निर्माण होता है। आइए इस बात को भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं कि कैसे सभी अक्षांश जो होते हैं वो वृत्त होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 0 डिग्री का जब अक्षांश को, लैटिट्यूड को खींचा, तो एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, हाफ हाफ हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे 10 डिग्री का वृत्त खींच रहे हैं, 10 डिग्री का वृत्त खींच रहे हैं, तो अब बताइए कि 10 डिग्री से ये वृत्त का शेप हुआ या नहीं हुआ, ये वृत्त का शेप हुआ या नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग खींचते चलेंगे और लास्ट में हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 90 डिग्री पर आ जाएंगे। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर इधर आ जाएंगे, और यहाँ भी 90 डिग्री पर आ जाएंगे। तो अगर इस पिक्चर को भी अगर आप निकालते हैं तो आपको शेप मिला ये, तो ये भी एक क्या है, वृत्त है। इसी वृत्त को, तो ऊपर वाले वृत्त को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और नीचे वाले वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो एक बात और निकल कर आई कि जो भी अक्षांश है वो क्या है, एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक बात आती है निकल के कि तो जिस तरीके से देशांतर की संख्या पृथ्वी पे 360 खींचा जा सकता है, तो उसी तरीके से पृथ्वी पर अक्षांशों की कितनी लाइनें खींचे जा सकते हैं। अब अक्षांशों की अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर को ले लेते हैं तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगी। ठीक है। अब आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त के चौथाई होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। अब आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ बातें निकल कर आ रही है। अभी तक हम लोग 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर तक ही बातें कर रहे थे। अब आपको यहाँ पे तीन बातें मिलेंगे, एक उष्ण कटिबंध मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा और मकर रेखा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक लास्ट में पिक्चर में देख लेंगे सारे जो भी कटिबंध हो या लाइन हो, लेकिन अभी इस एनसीईआरटी के इस फैक्ट को भी समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे कहता है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है, हॉट, गर्म, हॉट जोन।
कर्क रेखा ट्रॉपिका ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये एक अक्षांश है। ठीक इसी तरीके से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध में, ठीक इसी के समानांतर 23.5 डिग्री साउथ गोलार्ध में, साउथ स्फेरिकल में 23.5 डिग्री। अब ये जो आप लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, यह भी एक अक्षांश है। कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, यह भी क्या है, एक अक्षांश है, एक क्या है, लैटिट्यूड है। अब यहां समझिए बात कि ये कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र आता है। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। मुख्यतः 3 कटिबंध की बातें होते हैं, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब ये जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री से लेकर 33.5 डिग्री तक जो आप देखेंगे, ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? 23.5 डिग्री से 33.5 डिग्री, और एक आप देखेंगे 33.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। आगे इसमें हम लोग पिक्चर बना रखा है, तो उसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। एक 66.5 डिग्री, और फिर एक आप देखेंगे 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और इसी में एक कटिबंध होता है उपोष्ण कटिबंध, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कि इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र उपलब्ध होता है, सबसे अधिक ऊष्मा यहीं प्राप्त होता है। इसी कारण अधिकांशतः जो पृथ्वी पर जो मरुस्थल है, तो वो मरुस्थल कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं। अब आइए यहां पे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा ट्रॉपिका ऑफ कैंसर, ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? क्योंकि भारत से मकर रेखा नहीं क्रॉस करता है, क्योंकि मकर रेखा यहां से क्रॉस कर रहा है, लेकिन भारत से कर्क रेखा क्रॉस करता है, और यही कर्क रेखा भारत को विंध्य पर्वत के, भारत से कौन सा रेखा क्रॉस करता है? कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग उत्तरी भारत होता है, एक भाग दक्षिणी भारत होता है। आइए, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा क्रॉस करती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा क्रॉस करती है। बता सकते हैं कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अब चले जाइए त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हो गए जहां से क्या होते हैं? कर्क रेखा क्रॉस करते हैं। यानी अब जैसे अगर गुजरात के गांधीनगर कर्क रेखा पर ही ये राजधानी क्रॉस करती है, तो अगर आप गुजरात के गांधीनगर में, मध्य प्रदेश के भोपाल एकदम बिल्कुल कर्क रेखा पर ही अवस्थित है, झारखंड का रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है, यानी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे आएगा। बाकी जो भी अक्षांश हो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या होता है? तिरछा पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का अगर हम पिक्चर करते हैं, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यहाँ एक पिक्चर हम कर लेते हैं साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध का, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसके दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अब यहाँ जो वृत्त बन रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या कह रहा है यही बात कि ये वृत्त, ये जो देख रहे हैं, ये जो एरिया हमने अभी जो लाइन खींचा है, ये एरिया में टेम्परेचर क्या होता है? समशीतोष्ण होता है। कैसा होता है? समशीतोष्ण होता है। तो क्या उत्तरी गोलार्ध में ही समशीतोष्ण होता है? क्या उत्तरी गोलार्ध में? नहीं, उत्तरी और दक्षिणी सेम प्रक्रिया होगा। उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह क्या होगा? समशीतोष्ण टेम्परेचर रहेगा। इसको कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, के बीच का क्षेत्र काफी ठंडा होता है। यानी अभी इस क्षेत्र की बात कर रहा है, बीच का क्षेत्र काफी ठंडा होता है, और इस ठंडा के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो क्षितिज तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस कारण से इसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रीज्ड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रीज्ड जोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध, सेम
दक्षिणी गोलार्ध में भी यही बातें होंगे। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में शीत कटिबंध। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि 0 डिग्री देशांतर को यमोत्तर कहते हैं। अभी जो हमने यह पिक्चर बनाया था, ये जो 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? यमोत्तर कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यमोत्तर कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, लेसन बदल चुका है हमारा और पृथ्वी की गतियाँ पर आते हैं। बहुत लंबा लेसन नहीं है ये, इसमें जो कुछ बातें मेंशन किए गए हैं उसी आधार पे हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने को मिलेंगे। साथ ही अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल में जाइए और बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली में आपको इतना अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। साइंस हो, सोशल साइंस हो, पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो, जो भी आपके साइंस, जो भी आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एससीईआरटी का, उसका ऑब्जेक्टिव हमने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार 7th फेज में बना रखा है। अब आइए प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित कर देता है। आइए प्रदीप्त वृत्त को देखते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक हमने लाइन खींचा, अगर ये भाग में रात है, ये भाग में रात है, तो ये भाग में क्या होगा? दिन होगा। जहां पे ये वृत्त बनेगा उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वृत्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त। आइए एक गति है रोटेशन, रोटेशन को क्या है? रोटेशन मोशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा लगाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज कौन सा दिन है, तो आज दिन अगर हमने कहा कि आज थर्सडे है या ट्यूसडे है, या अगर हमने कहा कि आज संडे है, तो वो दिन जो होता है कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। तो घूर्णन समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और यही पृथ्वी क्या कहलाता है? दैनिक गति कहलाता है। यानी पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति कितने घंटे का होता है? तो याद रखिएगा 12 घंटा नहीं, पृथ्वी का दैनिक गति 24 घंटे का होता है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसमें ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन और चारों ओर पृथ्वी में स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए ऋतुओं में क्यों परिवर्तन होता है? देखिए कितने ऋतु हैं? तो 4 ऋतु हैं। तो ये 4 जो ऋतु हैं, ये ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। देखिए होता क्या है कि अगर यहाँ इस पिक्चर को अगर हम सूर्य बना रहे हैं, समझिएगा बात को जरा, इस पिक्चर को अगर सूर्य बना रहे हैं और पृथ्वी को यहाँ पे अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस भाग में पृथ्वी का प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक भाग ऐसा रहेगा जहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश होगा वो तिरछा पहुँचेगा या कम पहुँचेगा। अब अगर पृथ्वी यहाँ पे आ गई तो अब सीधे क्या होगा? वो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या होगा कि सूर्य के सामने और सूर्य से दूरी होने की स्थिति में जो होते हैं, यहाँ पे ऋतुओं का प्रभाव देखने को मिलता है अक्षांशों पर। तो ये जो पृथ्वी के चारों ओर जो स्थिति परिवर्तन होता है, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। और मौसम के परिवर्तन होने में सबसे अहम योगदान किसका है? रेवोल्यूशनरी मोशन का, परिक्रमण गति का। ठीक इसी तरीके से एक गति हमने 24 घंटे वाली गति किया था, घूर्णन गति। घूर्णन गति दिन और रात को परिवर्तित करता है, जो दैनिक गति कहलाता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को सीधे पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को, यानी सबसे ज़्यादा कर्क रेखा पर जो गर्मी होगा वह 21 जून को सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होगा। इसी को साउथ सोलिस्टिस कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। पृथ्वी की इस व्यवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है 21 जून वाला। दक्षिणी अयनांत साउथ सोलिस्टिस 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की यह व्यवस्था दक्षिणी अयनांत कहलाता है। यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें, और दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो आप देख रहे हैं 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है संपूर्ण रूप से।
अब ये की स्थिति क्या होता है कि जो वहाँ पे 22 दिसंबर क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब बताइए कि सूर्य का प्रकाश सीधे मकर रेखा पर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर अवस्थित है, तो वहाँ पे गर्मी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्रिसमस जो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में वो गर्मी के महीनों में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था को ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। 2 डेट ध्यान रखिएगा, 21 जून 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। अब दूसरा डेट एक है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था के कारण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होना क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें 24 नंबर यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण एक दिन और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक लास्ट लेसन है आपका और इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का ये जो लेसन है वो संपूर्ण रूप से आपकी वो बुक कंप्लीट हो गया है क्लास 6 का। अब आइए यहाँ पे मानचित्र के बारे में जानते हैं। मैप में बहुत यहाँ पे जानना नहीं है। एनसीईआरटी में 3 तरीके से मैप को बताया गया है। एक भौतिक मानचित्र जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप, एक राजनीतिक मानचित्र जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप, और एक हो गया थीमेटिक मानचित्र। अब अंतर क्या है जरा देखते हैं, भौतिक राजनीतिक, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बीपीएससी सिविल सर्विस तक ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक मानचित्र में आता है पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर। ध्यान रखिएगा, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर भौतिक मानचित्र का भाग है। राजनीतिक मानचित्र का भाग है राज्य, नगर, शहर और गांव। थीमेटिक मानचित्र में आता है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग। ये सभी किस में आते हैं? थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब आइए कुछ मैप में कुछ अलग अलग जो भौतिक मानचित्र जब आप देखते हैं तो भौतिक मानचित्र में क्या आता है? जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान भौतिक मानचित्र में आता है, राजनीतिक मानचित्र में आता है। तो यहाँ देखिए, जलाशय को नीला रंग से, जलाशय को, पर्वत को ब्राउन रंग से, भूरा रंग से, और पठार को येलो रंग से, और मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाता है। 26 ही यहाँ पे मिला है। इसके साथ ही आपके क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। प्राचीन भारत, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया। अब आपका बचा हुआ है क्लास 6 का साइंस, जो आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा एससीईआरटी में बिहार से रिलेटेड भी कुछ लेसन है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट ऐसे कर लिया जाएगा। आप बने रहें, साथ ही प्लेलिस्ट को जरूर आप वॉच करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।